दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यू वेस्टर्न थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसने 2008 में 4 ऑस्कर्स अपने नाम किए थे, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर। मैं बात कर रहा हूं 2007 में आई फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है अक्लेम्ड डायरेक्टर्स जोल और ईथन, यानी कि द कोएन ब्रदर्स ने। ये कॉर्मेक मैकार्थी की सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं टॉमी ली जोन्स, हावियर बारडेम और जॉश ब्रोलिन ने। पहले मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में बताऊंगा, फिर हम इस फिल्म के टाइटल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके बेहतरीन कैरेक्टर यानी इसके विलन के बारे में जानेंगे और आखिर में इस फिल्म की एंडिंग का मतलब समझेंगे। फिल्म शुरू होती है वेस्ट टेक्सास के बेहद खूबसूरत नजारों के लॉन्ग शॉट से। फिर हमें वॉइस ओवर में एक आवाज सुनाई देती है। ये है शेरिफ एड टॉम बेल। वो बताता है कि उसे अपने फादर और ग्रैंडफादर की तरह एक टेक्सन शेरिफ होने पर कितना गर्व है। वो पुराने हसीन दिन याद करता है जब शेरिफ के पास गन तक नहीं हुआ करती थी। पर जाहिर है वो जमाना अब बीत चुका है, क्योंकि अब शेरिफ हमें वो हॉरिबल चीजें बताता है जो उसने शेरिफ होने के दौरान देखी हैं। जैसे कि वो आदमी जो पूरी जिंदगी लोगों को मारने का सपना देखता रहा और उसने कहा था कि अगर वो जेल से छूटा तो वो फिर से यही सब करेगा। खैर, शेरिफ बेल नहीं जानता कि उसके इरादों से क्या समझा जाए। उसकी ओपनिंग स्पीच ये कहते हुए खत्म होती है कि वो मरने से नहीं डरता, पर उन प्रॉब्लम या लोगों को फेस करने से डरता है जिन्हें वो समझ नहीं सकता। इस वॉइस ओवर के खत्म होते होते हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला एक काले बाल वाले आदमी को हथकड़ी लगाकर अपनी गाड़ी में बैठा रहा है। फिर हम सीधा पहुंचते हैं रूरल पुलिस स्टेशन में, जहां पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर से उस आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसे वो अभी पकड़ कर लाया है। उसका नाम है एंटोन चिगर। उसके पास एक टैंक और हॉर्स जैसी चीज थी जिसे कैप्टिव बोल्ट पिस्टल कहा जाता है। जब वो यंग ऑफिसर बात कर रहा होता है तब चिगर धीरे से उसके पीछे आता है और अपनी हथकड़ी से उस पुलिस वाले को फ्लोर पे गिरा देता है और गला घोंटकर उसको मार देता है। काफी खून बह जाता है। चिगर चुपचाप बाथरूम में जाता है, अपनी हथकड़ी निकालता है और खून से सनी अपनी कलाई को पानी से धोता है। फिर वो अपनी कैप्टिव पिस्टल लेता है और ऑफिसर की कार चुरा के वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वो गाड़ी का सायरन ऑन करके डेजर्ट के बीच एक दूसरे ड्राइवर को रोकता है। चिगर अपनी बोल्ट पिस्टल से उसके माथे पर वार करता है। उस आदमी के माथे पे एक होल सा बन जाता है और वो वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम मिलते हैं टेक्सास के और एक आदमी से जिसका नाम है लियोन मॉस। वो हिरन के एक झुंड से शिकार करने की कोशिश कर रहा है। उसकी गोली हिरन को लगती तो है, लेकिन किसी जानलेवा जगह के बजाय पिछले पैर में लगती है, इसलिए वो अपने झुंड के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। मॉस हिरन के खून का जायजा लेने वहां पहुंचता है। वो अपनी दूरबीन से एक घायल कुत्ते को कुछ दूरी पर लंगड़ाकर चलते हुए देखता है। फिर वो कुत्ते के खून के निशान का पीछा करता है। ये खून मॉस को बीच डेजर्ट में पार्क्ड एक ट्रक्स के ग्रुप के पास पहुंचा देता है। कुछ दूरी से मॉस ट्रक्स में किसी को मूव होते हुए देख नहीं पाता। वो इंस्पेक्ट करने जाता है। उसकी गन भी तैयार है। वहां कई मरे हुए आदमी और कुत्ते पड़े हुए हैं, तो ये समझा जा सकता है कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। मॉस उन ट्रक्स में से एक के अंदर देखता है और उसे एक मैक्सिकन आदमी मिलता है जो अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है। वो पानी मांगता है, पर मॉस कैजुअली जवाब देता है कि उसके पास पानी नहीं है और वो उस आदमी की गन्स और गोलियां लेकर चल देता है। मॉस उस ट्रक के पीछे देखता है और उसे करोड़ों रुपए के ड्रग्स मिलते हैं। वो उस आदमी से इस बारे में पूछता है, पर वो जवाब नहीं देता, लेकिन स्पेनिश में मॉस से कहता है कि ट्रक का दरवाजा बंद कर दो क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ भेड़िए आ जाएंगे। मॉस उसे इग्नोर करता है और दरवाजा खुला छोड़कर चला जाता है। वो मन में सोचता है कि अगर वो ऐसी किसी बैटल में जिंदा बचता और उसे कोई ऐसी जगह छोड़ जाता तो वो क्या करता। वो अपने दिल की सुनता है और पेड़ के नीचे छांव में उसे एक मरा हुआ आदमी मिलता है। जैसा कि मॉस ने एक्सपेक्ट किया था, उस आदमी ने पैसों से भरा एक ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। मॉस उस ब्रीफकेस को लेता है और अपने ट्रक की तरफ निकल जाता है। वापस घर आने के बाद मॉस डेजर्ट में मिली गन्स को अपने घर के नीचे छिपा देता है। जब वो अंदर जाता है तो उसकी वाइफ कार्ला जीन मॉस उससे पूछती है
कि इस ब्रीफकेस में क्या है। वो कहता है कि ये पैसों से भरा हुआ है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर वो उसकी जीन्स के पीछे लगी पिस्टल को देख के थोड़ी घबरा जाती है। वो उससे पूछती है, तुम्हें ये कहां से मिली? मॉस बात संभालते हुए कहता है कि तुम बहुत सवाल करती हो। ये मॉस के लिए एक अच्छा दिन था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। उसे पछतावा है कि उसने उस मरते हुए आदमी को पानी नहीं दिया। वो बेड से उतरता है। एक गलत फैसले के एहसास के साथ वो वापस एक पानी की जग के साथ डेजर्ट के लिए निकल पड़ता है। जब वो क्राइम सीन पे पहुंचता है तो देखता है कि वो आदमी भी मर चुका है। उसका पानी लाना अब किसी काम का नहीं, लेकिन चीजें और बदतर हो जाती हैं। जब मॉस वहां मौजूद होता है तो वहां कुछ लोग आ जाते हैं। वो छिप जाता है, पर उन लोगों ने उसका ट्रक देख लिया है और वो जानते हैं कि वहां कोई है। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। उनके ट्रक के ऊपर स्पॉटलाइट्स लगी हुई हैं। मॉस वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे देख लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके कंधे में गोली लगती है और वो एक ढलान से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है और नदी में कूद जाता है। उनमें से एक का पिटबुल कुत्ता पानी में मॉस का पीछा करता है, लेकिन वो नदी से बाहर निकलने में कामयाब होता है और बिल्कुल सटीक वक्त पे वो अपनी पिस्टल सुखा के कुत्ते को शूट कर देता है। इस वक्त तक वो इतना दूर आ जाता है कि वो ड्रग्स माफिया से बच सके और अपने घायल कंधे को ठीक कर सके। अगले सीन में हम एक रूरल गैस स्टेशन देखते हैं। एंटोन चिगर गैस और कुछ पीनट्स खरीद रहा है। वहां का मालिक मौसम के बारे में थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात चिगर को बहुत ही ज्यादा अनॉय करती है। चिगर उसकी इंसल्ट करता है, पर वो आदमी शांत बना रहता है और कहता है कि अब उसे अपनी दुकान बंद करनी है। कुछ देर के बाद चिगर यूं ही उससे पूछता है कि तुम एक कॉइन टॉस में ज्यादा से ज्यादा कितना हारे हो। फिर वो सिक्का उछाल के उसे अपने हाथ से कवर कर लेता है और पूछता है, हेड्स या टेल्स? ओनर काफी कंफ्यूज्ड है, पर हम चिगर की टोन सुन के समझ जाते हैं कि अगर उसका जवाब गलत हुआ तो उसका मतलब सिर्फ मौत है। पर लकीली वो आदमी सही गैस करता है और चिगर उसे छोड़ देता है। अब से ये कॉइन उसका लकी कॉइन बन जाता है। कार्ला घर से बाहर आके देखती है कि मॉस घर के नीचे कुछ कर रहा है। वो जानना चाहती है कि असल में उसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन वो चाहता है कि कार्ला फौरन अपना सामान पैक करे और अपनी मां के घर चली जाए। वो उसे अपने कंधे की ड्रेसिंग करते हुए सब समझाता है। अब उसे पता है कि मॉस को $2 मिलियन मिले हैं। कुछ बुरे लोग उससे ये पैसा वापस लेना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो जानते हैं कि मॉस कहां रहता है। इसलिए हालात को देखकर वो सही फैसला लेती है और वहां से चली जाती है। हम ड्रग साइट पे वापस आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ अमेरिकन ड्रग रनर्स ने ल्यूइन मॉस को ट्रैक करने के लिए एंटोन चिगर की मदद मांगी है। चिगर मॉस का ट्रक इंस्पेक्ट करता है और उसके व्हीकल नंबर से पता लगाने की कोशिश करता है। चिगर उन आदमियों से रिसीवर के लिए पूछता है और वो उसे एक छोटा बीपिंग मेटल बॉक्स दे देते हैं। फिर वो अपनी फ्लैशलाइट के लिए पूछता है और फौरन दोनों को पिस्टल से मार देता है। अब हम पहली बार शेरिफ एड टॉम बेल से मिलते हैं। वो एक ट्रेलर में हॉर्स को लोड कर रहा है और काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। एड टॉम डेजर्ट रोड पर अपने डेप्यूटी से मिलता है। यहां हम एक जली हुई कार देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये कार उसी आदमी की है जिसे पहले चिगर ने हाईवे पे मारा था। वो घोड़े पर कार के ट्रक को फॉलो करते हैं, जहां उन्हें मॉस का ट्रक मिलता है, जिसकी इंस्पेक्शन प्लेट निकाल ली गई है। शेरिफ पहचान जाता है कि ये ट्रक मॉस का है और ट्रक से वो ड्रग डील वाले सीन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लाशें अभी भी मौजूद हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बाकी बॉडीज के मुकाबले 2 लोगों को हाल ही में मारा गया है। एंटोन चिगर मॉस के घर पहुंचता है और कैप्टिव पिस्टल की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि मॉस यहां से जा चुका है। फिर वो फ्रिज से एक दूध की बोतल निकालकर पीता है। इसके बाद वो मॉस के ट्रेलर पार्क ऑफिस जाता है और पूछता है कि मॉस कहां काम करता है। रिसेप्शन पे बैठी बूढ़ी लेडी उसे नहीं बताती। हमें लगता है कि अब वो उसे भी मार देगा, लेकिन तभी चिगर को दूसरे रूम में एक आदमी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से चला जाता है। इधर मॉस
कार्ला को बस में बैठाता है। वो चाहता है कि जो भी उसके पीछे है उससे निपटने की कोशिश में कार्ला हर तरह से खतरे से बाहर रहे, उससे कोई नुकसान ना हो। वो उसे कहता है कि जब मैं इन सब चीजों से बाहर निकलूंगा तब तुम्हें दोबारा वॉलमार्ट में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेरिफ और उसका डिप्टी मॉस के घर पहुंच के देखते हैं कि उसका लॉक टूटा हुआ है। डिप्टी गन निकाल के अंदर जाता है और बेल उसे फॉलो करता है। यहाँ उन्हें वही मिल्क बॉटल मिलती है जिसपे अभी भी मॉइस्चर मौजूद है, यानी कि चिगर उनसे बाल बाल बचा है। डिप्टी सोचता है कि मॉस को कुछ आइडिया भी है कि कैसे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। शेरिफ को लगता है कि शायद वो जानता है, क्योंकि उसने भी वो कत्लेआम देखा है जो हमने देखा। मॉस बस स्टेशन से एक कैब लेता है और एक चीप मोटेल में जाके छिप जाता है। वो रॉबर्टोज ऑटोमोटिव नाम की जगह पे कॉल करता है और आंसरिंग मशीन की आवाज सुन के फोन रख देता है। ब्रीफकेस को बचाने के लिए मॉस एक एयर डक्ट की जाली को निकाल के ब्रीफकेस को डक्ट के बिल्कुल अंदर पुश कर देता है ताकि उसे कमरे के अंदर से भी ना देखा जा सके। इधर चिगर मॉस के फोन बिल से नंबर चुरा के कार्ला की मां को फोन बूथ से कॉल करता है। मॉस कुछ नए बूट्स और सॉक्स खरीदता है, फिर बाथरूम में अपने पैरों को डिसइंफेक्ट करता है। जैसे ही वो कैब से मोटेल पहुंचता है उसे अपने रूम के पास पार्क एक पिकअप ट्रक नजर आता है जो बिल्कुल उसी ट्रक की तरह है जिसने डेजर्ट में उसका पीछा किया था। ड्राइवर समझ जाता है कि कुछ गलत है। वो मॉस को बाहर निकलने को कहता है, पर मॉस उसे कहता है कि अगर वो उसे दूसरे मोटेल ले जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ चिगर रात में एक सुनसान सड़क पे ड्राइव करके डेल रियो जा रहा है जहाँ कार्ला गई है। एक ब्रिज क्रॉस करने के दौरान चिगर एक साइलेंस्ड पिस्टल से कौवे को मारने की कोशिश करता है, पर शॉट मिस हो जाता है। शायद ये किसी तरह का सिंबल हो सकता है। खैर, शेरिफ बेल एक डाइनर में ब्रेकफास्ट कर रहा है, तभी डेप्यूटी वहां आके उसे बताता है कि शुरू में रोड साइड पे जो बॉडी उन्हें मिली थी उसके सर में कोई बुलेट नहीं मिली है। शेरिफ बेल हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गोली कहीं तो होनी चाहिए। उन्हें नहीं पता कि चिगर ने उसे अपनी कैप्टिव पिस्टल से मारा है, जो कि एक स्टीयर किलिंग डिवाइस है। डेप्यूटी बेल से पूछता है कि क्या वो वापस ड्रग साइड जा रहा है, लेकिन बेल का बिल्कुल मूड नहीं है। इधर मॉस एक स्टोर से पावरफुल शॉटगन और ज्यादा से ज्यादा पोल्स वाला टेंट खरीदता है। वो शॉटगन को अपने बैग में फिट करने के लिए उसके आगे का हिस्सा काट देता है। फिर मॉस वापस उसी मोटेल में आ जाता है जहां वो पहले ठहरा हुआ था, और वो एक रूम रेंट करता है जो कि उसके रूम से 2 रूम्स दूर है। दीवार के जरिए आवाजें सुनने के बाद मॉस अपने बैग से 10 पोल्स निकालता है। अपने डेल रियो के रास्ते में चिगर उस मोटेल के पास से गुजरता है जहां मॉस ठहरा हुआ है, और तभी पीछे की सीट पे रखा रिसीवर बॉक्स बीप करने लगता है। मॉस रूम में जितने हो सके उतने पोल्स साथ में जोड़ देता है। फिर वो कोट हैंगर की मदद से एक बड़ा हुक बना के डक्ट टेप से पोल्स के साथ चिपका देता है। इस दौरान रिसीवर बॉक्स चिगर को मोटेल के एक रूम तक ले जाता है। ये साफ है कि उस पैसों से भरे ब्रीफकेस में एक ट्रैकिंग डिवाइस छिपा हुआ है, लेकिन मॉस ने उसे इतना अंदर पुश कर दिया है कि चिगर को लग रहा है वो मॉस के रूम में ना होकर उसके बगल वाले रूम में है। चिगर अपने लिए भी एक रूम रेंट कर लेता है। वो कमरे को सर्च करता है, ब्रीफकेस नहीं मिलता। फिर वो बैग से एक बड़ी शॉटगन निकालता है जिसपे बड़ा सा साइलेंसर लगा हुआ है। फिर वो अपनी स्टीयर किलिंग से एक रूम का लॉक तोड़ता है जहां कुछ स्पेनिश बोलने वाले आदमियों का ग्रुप है, और वो उन सभी को मार देता है। अपने रूम से मॉस ये सब सुन सकता है। वो ये सुनने के लिए अपना काम छोड़ देता है। आखिरी आदमी को मारने से पहले चिगर पूछता है कि उन्हें ब्रीफकेस के बारे में कैसे पता चला। वो आदमी नॉनसेंसिकल सा जवाब देता है और चिगर उसे भी मार देता है। शायद उन लोगों के पास भी ब्रीफकेस तक पहुंचने का जरिया था। चिगर जानना चाहता है कि ब्रीफकेस कहां है। आखिरकार उसका ध्यान एयर डक्ट पर लगे स्क्रैचेस की तरफ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि ब्रीफकेस को इसके जरिए खिसका के ले जाया गया है। फिर हम मॉस को एक अजनबी के साथ हाईवे पे राइड करते हुए देखते हैं। वो आदमी मॉस को सुनाता है कि लिफ्ट लेना खतरनाक हो सकता है।
दरअसल उसे खबर नहीं है कि मॉस के पास चिंता करने के लिए इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। इसके बाद हम पहुंचते हैं एक बड़े शहर के शाइनी ऑफिस टावर में। कार्सन वेल्स नाम का एक प्राइवेट मर्सिनरी फैंसी ऑफिस में है। डेस्क पे बैठा आदमी वेल्स से पूछता है कि क्या उसने एंटोन चिगर को कभी देखा है। वेल्स कहता है हाँ, और उस वक्त का जिक्र करता है जब उसने चिगर को फेस टू फेस देखा था। डेस्क वाला आदमी कहता है कि चिगर एक बिगड़ैल घोड़े की तरह है जिसकी लगाम कसना जरूरी है। वो ये जानना चाहता है कि चिगर कितना खतरनाक है। वेल्स के मुताबिक वो काफी खतरनाक है, पर वो फिर भी कॉन्फिडेंट है कि वो चिगर को मार सकता है। मॉस एक होटल में चेक इन करता है और क्लर्क को एक्स्ट्रा मनी देता है। वो चाहता है कि अगर कोई आदमी उस रात होटल में चेक इन करे तो क्लर्क उसे फौरन कॉल करे। मॉस ब्रीफकेस खोलता है और थोड़ा टटोलने के बाद उसे ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाता है। डिवाइस को देखते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो फ्रंट डेस्क पे कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो दरवाजे पे कुछ सुनता है और अपनी कटी हुई शॉटगन के साथ अंधेरा करके बैठ जाता है और वेट करता है। उसे हॉलवे में कुछ कदम दिखाई देते हैं जो उसके कमरे के बाहर रुक जाते हैं। फिर कदमों की आवाज आना शुरू होती है और हॉलवे की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अचानक दरवाजे का लॉक निकल के सीधा मॉस की छाती से टकराता है। इसी कंफ्यूजन में मॉस दरवाजे पे अपनी शॉटगन फायर करते ही सूटकेस लेके खिड़की से कूद जाता है। एक गोली उसकी तरफ चलती है और वो घूम के वापस मोटेल के नीचे वाले फ्लोर पे आ जाता है। वहां से वो पीछे के रास्ते से होते हुए एक एली में एंटर करता है और ऊपर से उसकी राइट साइड पे गोली लगती है। उसका खून बहुत तेजी से बहने लगता है। रोड पे पहुंच के वो मदद के लिए एक ट्रक को रोकता है और उसमें जाके बैठ जाता है। इससे पहले कि वो ड्राइवर को कुछ समझा पाता, ड्राइवर के सर में गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। वो खुद ट्रक को थोड़ा आगे ले जाकर कवर के लिए क्रैश कर देता है। गोलियां लगातार चलती रहती हैं। मॉस कार से उतर के दूसरी तरफ गाड़ियों के पीछे छिप जाता है और हमला करने वाले का इंतजार करता है। जब आखिरकार चिगर वहां पहुंचता है तो वो खून में सने पैरों के निशान देख के समझ जाता है कि मॉस वहां नहीं है कि तभी मॉस फायरिंग करना शुरू कर देता है। मॉस शूट करता हुआ आगे बढ़ता है पर चिगर अंधेरी गली से होता हुआ बच निकलता है, लेकिन वहां खून देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे गोली जरूर लगी है। घायल मॉस को लगता है कि उसके पास अब एक ही बेस्ट रास्ता है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके मेक्सिको जाए और वहां मेडिकल हेल्प ले। ब्रिज क्रॉस करते वक्त उसे कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जिन्हें वो $500 देके कोट और बियर ले लेता है। बॉर्डर ब्रिज पे मॉस पैसों वाला ब्रीफकेस नदी किनारे झाड़ियों में फेंक देता है। नींद में बैठा बॉर्डर गार्ड मॉस को ज्यादा परेशानी नहीं देता और मॉस की मेक्सिको में एंट्री हो जाती है। अगली सुबह कुछ सीढ़ियों पर उसकी नींद खुलती है। एक बैंड उसके सामने परफॉर्म कर रहा होता है और वो उन्हें कुछ पैसे दे के कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है। इधर एंटोन चिगर अपनी कार में बैठा है। वो एक शर्ट और कुछ कॉटन बॉल्स की मदद से एक बत्ती सी बना रहा है। वो वहां खड़ी एक कार के गैस टैंक में उसको डाल के उसमें आग लगा देता है और एक फार्मेसी में चला जाता है। जब कार एक्सप्लोड होती है तो चिगर वहां फैले पैनिक का फायदा उठा के वहां से कुछ सामान चुरा लेता है। जब अगली बार हम उसे देखते हैं तो वो मोटेल में अपने शॉटगन के घाव को खुद ही ट्रीट कर रहा होता है। वो पेन किलर ले लेता है और वापस काम पर चला जाता है। शेरिफ वेल वापस अपने ऑफिस में उस ड्रग डील वाले वाकये के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि इस डील में शामिल हर ट्रक किसी मरे हुए आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक एजेंट उसके साथ वापस क्राइम सीन पे जाने के लिए पूछता है, लेकिन बेल बजाय इसके चाहता है कि वो ओडेसा के लिए निकल जाए ताकि वो कार्ला जीन से बात कर सके। रास्ते में शेरिफ को एक ट्रक नजर आता है। पता चलता है कि वो ट्रक तो डेजर्ट ड्रग सीन की सभी डेड बॉडीज को लोकल मॉर्ग ले जा रहा है। इधर मॉस की आंख एक मैक्सिकन हॉस्पिटल में खुलती है। उसके सामने बाउंटी हंटर कार्सन वेल्स बुके के साथ बैठा है। वो उसे चिगर के बारे में बताता है। वो काफी इम्प्रेस्ड है क्योंकि मॉस ने चिगर को देखा और वो इस बारे में बताने के लिए जिंदा भी है। वो चिगर और एक दूसरे की थोड़ी पास्ट की बातें बताता है। तभी वेल्स ये सब छोड़कर मॉस से कहता है
मुझे बताओ वो $2 मिलियन कहाँ हैं, वरना वेल्स के पास उसे बचाने का कोई रीजन नहीं है। मॉस झूठ बोल के ये समझाने की कोशिश करता है कि वो पहले ही पैसे खर्च कर चुका है। वेल्स जरा सा भी हैरान नहीं है। वो ये कह के रिस्पॉन्ड करता है कि हो सकता है चिगर ऑलरेडी उसकी वाइफ कार्ला को मारने के लिए रास्ते पर हो। मॉस को ऐसा नहीं लगता। कार्सन ये कहते हुए वहां से निकल जाता है कि वो नदी के उस पार यानी यूएस के होटल ईगल में ठहरा हुआ है। अगर वो डील करना चाहता है तो बस उसे एक कॉल कर दे। मॉस पूछता है कि वो चिगर के साथ डील क्यों नहीं कर सकता। वेल्स साफ कर देता है कि उसने अब तक जो भी किया है वो उसी चीज के लिए मॉस को मार ही देगा। शेरिफ कार्ला के साथ बैठा है और उसे बताता है कि मॉस बहुत ही बड़े खतरे में है और उसका दुश्मन इवेंचुअली उसे मार देगा। इसलिए वो चाहता है कि कार्ला उसे बताए कि मॉस कहां गया है ताकि वो उसे बचा सके। वो मॉस की तरफदारी करते हुए कहती है कि वो किसी का भी सामना कर सकता है, लेकिन बेल उसे एक मेटाफोर के जरिए समझाता है कि जब सवाल सीधे जिंदगी और मौत का होता है तो श्योरिटी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। वो उसे ये भी बताता है कि कैसे लोग आजकल स्टेयर किल का यूज करते हैं एक टैंक और होस के जरिए, बिल्कुल वैसा जैसा चिगर के पास है। वो कुछ परेशान सा है। हम वेल्स के पास वापस आते हैं जो यूएस मैक्सिकन ब्रिज पे चल रहा है और नीचे देख रहा है। उसे पूरा यकीन है कि मॉस ने मैक्सिको में घुसने से पहले ही पैसों को ठिकाने लगा दिया होगा। वेल्स उन घासों के बीच ब्रीफकेस को देख लेता है। वो वापस होटल लौटता है, पर जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ता है चिगर सीढ़ियों पर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो कहता है, हेलो कार्सन, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। चिगर अपनी साइलेंट शॉटगन उस पर तान देता है। वेल्स कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है पैसा कहाँ है और मैं उसे तुम्हारे पास ला सकता हूँ। हालांकि चिगर अपना मन बना चुका है। तभी फोन बजता है और दोनों जानते हैं कि ये मॉस का कॉल है। चिगर वेल्स को मार देता है और बिल्कुल कैजुअली फोन उठाता है। मॉस कार्सन के बारे में पूछता है और फिर उसे एहसास होता है कि वो चिगर से बात कर रहा है। चिगर उससे कहता है कि मुझे सारे पैसे दे दो, वरना वो कार्ला को मार देगा। चिगर उसके सामने एक डील रखता है। अगर मॉस उसके पास पैसा ले आया तो वो कार्ला को छोड़ देगा। मॉस कहता है कि वो उसके पास आ रहा है और फ्रस्ट्रेशन में फोन रख देता है। हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि वो डरा हुआ है और उसे डरना भी चाहिए। शेरिफ बेल एक डाइनर में अपने डेप्यूटी के साथ बैठा है। डेप्यूटी उसे बताता है कि डेलरियो के पास एक मोटेल में 3 मैक्सिकन ड्रग गाइज मारे गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें चिगर ने मारा था। बेल जानना चाहता है कि कैसे लोग चिगर जैसी जिंदगी जीते हैं। वो पेपर पढ़ता है जिसमें एक कपल की कहानी होती है जो ओल्ड पीपल को रेंट पे रूम्स देते हैं, फिर उन्हें टॉर्चर करते हैं और फिर उन्हें मार के उनके सोशल सिक्योरिटी चेक्स को कैश इन कर लेते हैं। किसी ने तब तक कुछ नोटिस नहीं किया जब तक एक बूढ़ा आदमी सिर्फ कुत्ते का पट्टा पहनकर उस प्रॉपर्टी से भाग नहीं गया। शेरिफ इस बात से हैरान है कि आजकल लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी चीजें ही करनी पड़ती हैं, पर हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इधर मॉस बॉर्डर बूथ पे आ जाता है। यूएस में वापस एंटर करने की कोशिश के दौरान एक बॉर्डर गार्ड ये जानना चाहता है कि मॉस यहां तक सिर्फ हॉस्पिटल के कपड़ों में कैसे पहुंचा। पर जब मॉस उसे ये साबित करने में कामयाब होता है कि वो एक वियतनाम वॉर वेटरन था, तो वो गार्ड फौरन दूसरे गार्ड को निकाल के उसे टाउन तक छोड़ने के लिए कहता है। मॉस फिर से बूट्स वाले स्टोर में जाके कुछ नए कपड़े लेता है। फिर वो ब्रीफकेस लेने के लिए वापस रिवर बैंक जाता है। मॉस अपनी सास को फोन करके कार्ला से बात करने को कहता है और उससे एल पैसो नाम के एक होटल में मिलने को कहता है ताकि वो उसे पैसे दे सके और उसे प्लेन में बैठा के चिगर के चंगुल से दूर भेज सके। इधर चिगर एक ऑफिस का लॉक तोड़ देता है। वो सीधा उस आदमी के ऑफिस में दाखिल होता है जिसने कार्सन वेल्स को उसे मारने के लिए हायर किया था। वो आदमी अपनी गन की तरफ बढ़ता है, लेकिन चिगर पहले ही उसे शूट कर देता है। चिगर वहीं बैठे अकाउंटेंट से कहता है कि डेस्क के पीछे बैठा आदमी बहुत बेवकूफ था कि उसने दूसरा ब्रीफकेस रिसीवर मैक्सिकन ड्रग गैंग को दिया। हमें यह पता नहीं चलता कि उसने अकाउंटेंट को मारा या नहीं। कार्ला और उसकी मां कैब में एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। कार्ला की मां मॉस की बुराई करते हुए
कहती है कि मैं जानती थी वो तुम्हें एक दिन मुसीबत में जरूर फंसवाएगा। इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि उनकी टैक्सी को एक कार फॉलो कर रही है जिसमें 3 मैक्सिकन आदमी हैं। हमें पता चलता है कि वो ड्रग बस्ट की मैक्सिकन साइड से है जो मॉस और मनी को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब टैक्सी एयरपोर्ट पहुंचती है तो कार्ला फौरन शेरिफ बेल को कॉल करने के लिए जाती है और उसकी माँ बैक्स के साथ इंतजार करती है। उन्हीं 3 में से एक मैक्सिकन आदमी कार्ला की माँ की हेल्प करने के बहाने पूछता है कि वो एल पासो में कहां पर रह रही हैं। कार्ला शेरिफ से पूछती है कि उसने जो मेटाफोर के बारे में बताया था क्या वो बात सच थी। बेल मान लेता है कि वो कहानी उसने बनाई थी ताकि उसे जिंदगी का एक लेसन मिले। कार्ला शेरिफ को कहती है कि वो उसे बता देगी मॉस कहां जा रहा है अगर वो उससे वादा करे कि वो मॉस से अकेले में बात करेगा। बेल इस बात के लिए मान जाता है। एक आदमी डेजर्ट रोड के साइड पे अपना ट्रक रोकता है जहां चिगर एक कार के बगल में खड़ा है। उसके ट्रक के पीछे चिकन क्रेट्स रखी होती हैं। चिगर उससे पूछता है कि यहां से नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। वो जवाब देता है एल पासो, जहां मॉस पहले से मौजूद है। चिगर उससे पूछता है कि क्या वो उसके ट्रक के पीछे से चिकन क्रेट्स निकाल सकते हैं। और अगले ही सीन में हम चिगर को उस ट्रक के पीछे से पंख साफ करते हुए देखते हैं। हम ये मान सकते हैं कि उसने बाकी सब की तरह उस ट्रक वाले आदमी को भी मार दिया होगा। मॉस अपने नए मोटेल रूम की तरफ बढ़ता है पर जब एक औरत मोटेल पूल की दूसरी साइड से उससे बात करना शुरू करती है तो वो रुक जाता है। वो उसका बियर का ऑफर ठुकरा देता है। उधर शेरिफ बेल कार्ला से बात करके मॉस के मोटेल के लिए निकल जाता है। जब वो पहुंच रहा होता है तब हम बहुत सारी गोलीबारी की आवाज सुन सकते हैं। तभी पार्किंग लॉट से एक पिकअप ट्रक निकलता है जिसमें 2 मैक्सिकन आदमी कूद के ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं। बेल पार्किंग लॉट में गाड़ी रोकता है। उसे जमीन पर बुलेट केसिंग्स और मोटेल पूल में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। एक घायल मैक्सिकन आदमी मोटेल रूम से रेंगते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बेल मॉस के मोटेल रूम में जाता है और देखता है कि मॉस मर चुका है। हैरत की बात है कि ना उसे मरते हुए दिखाया गया ना ही कोई फाइनल शोडाउन दिखाया गया। यहां तक कि उसे चिगर ने भी नहीं मारा। उसे बस ऐसे कुछ लोग मार गए जिनका फिल्म में ना के बराबर रोल था। शेरिफ अगले रूम में रह रही फैमिली से पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है। रात हो जाती है। पुलिस मोटेल सीन पर जमा है। कार्ला कैब से वहां पहुंचती है और वो बेल को देख के ये बता सकती है कि मॉस मर चुका है। वो बुरी तरह रोने लगती है। शेरिफ बेल मॉर्ग में मॉस की बॉडी के पास खड़ा होता है। फिर कुछ देर में वो बाहर चला जाता है। एक काउबॉय हैट वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा है। वो कॉफी पीने एक डाइनर में जाता है जहां वो आदमी ये जिक्र करता है कि मॉस के रूम से कोई पैसा नहीं मिला है। वो दुख जताता है कि पूरा वेस्ट टेक्सास पैसे, ड्रग्स और वायलेंस से घिरा हुआ है। वो आदमी बताता है कि समाज किस तरह बिखर रहा है। उसे पसंद नहीं है कि आजकल के बच्चे अपने बाल ग्रीन कर लेते हैं, नाक में कुछ अजीब सा पहन लेते हैं। ये बिल्कुल एक बुजुर्ग की तरह बात कर रहा था। वो बेल को कार तक छोड़ता है और कहता है कि हमने जिस बारे में भी बात की उनमें से कोई भी चीज एंटोन चिगर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो एक प्योर साइको है। बेल कहता है कि उसके लिए चिगर एक पागल से ज्यादा किसी गोश्त की तरह है। पर वो आदमी कहता है कि चिगर बिल्कुल रियल है। एक रात उसने ईगल होटल में एक डेस्क क्लर्क को मारा और अगली रात एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल को यानी कार्सन वेल्स को। उसे नहीं पता कि चिगर जैसे आदमी के सामने कोई खुद को कैसे डिफेंड कर सकता है। वो शेरिफ को गुड लक कहता है और मॉस को जल्दी मदद ना कर पाने की वजह से माफी मांगता है। सीधा घर जाने के बजाय शेरिफ बेल मॉस के मोटेल रूम जाता है। उसे मोटेल रूम का लॉक पंच्ड आउट नजर आता है। कमरे में हम चिगर को देख सकते हैं जो शैडोज के पीछे छुपा हुआ है। उसकी शॉटगन रेडी है। बेल हिम्मत करके अपनी गन निकालता है। वो कमरे के अंदर जाता है और उसे पूरा सर्च करने के बाद कोई नहीं मिलता। शायद चिगर यहां सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में था। बेल थोड़ी देर सोचने के लिए मोटेल बेड पर बैठता है और उसका ध्यान रूम के एयर डक्ट पे जाता है। यहां भी मॉस ने पैसे छिपाने के लिए शायद पहले वाली ट्रिक आजमाने की कोशिश की थी। न जाने कहां से एक ब्लू पिकअप ट्रक
एक घर की तरफ बढ़ रहा है। बेल घर में घुसता है जो बहुत ही गंदा और बिल्लियों से भरा हुआ है। यहाँ एक आदमी है जिसका नाम एलिस है। एलिस को बेल की वाइफ से रेगुलर लेटर मिलते रहते हैं। उसे पता चला है कि बेल शेरिफ डिपार्टमेंट छोड़ने का प्लान कर रहा है। बेल यहाँ उस आदमी का जिक्र करता है जिसने एलिस को शूट करके उसे व्हील चेयर का मोहताज कर दिया था। उसकी मौत जेल में ही हो गई थी, पर बेल जानना चाहता है कि अगर कभी वो आदमी जेल से बाहर आता तो एलिस क्या करता। एलिस कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि तब इसका कोई मतलब नहीं होता। बेल ये सुन के हैरान रह जाता है। एलिस कहता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी उस चीज को वापस पाने में नहीं गुजार सकते जो तुमसे छीन ली गई है, क्योंकि ऐसा करने से तुम बहुत सारी चीजें मिस कर देते हो। एलिस पूछता है कि बेल शेरिफ की जॉब क्यों छोड़ना चाहता है। बेल जवाब देता है कि दुनिया की बुराई के आगे वो बेजोड़ सा महसूस करता है। उसे लगता था जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी भगवान उसकी जिंदगी में आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। एलिस कहता है कि बेल को कोई आइडिया नहीं है कि भगवान क्या सोच रहे हैं। वो उसे अपने अंकल मैक की कहानी सुनाता है जिन्हें उन्हीं के पोर्च में गोली मार दी गई थी। 7-8 लोग उनके घर आए थे कुछ चीजें लेने। जैसे ही अंकल मैक अपनी शॉटगन लेने के लिए अंदर जाने लगे, उन्हें गोली मार दी गई। वो आदमी अपने घोड़े पे बैठ के उन्हें मरता हुआ देखते रहे। कुछ देर के बाद वो लोग वहां से चले गए। एलिस ने ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि वो चाहता है कि बेल ये बात समझे कि जिन चीजों का वो सामना कर रहा है वो कोई नई चीजें नहीं है। ऐसे लोग हमेशा से हमारे आसपास मौजूद रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। ऐसा नहीं है कि समाज किसी तरह नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो बाहर हो रहा है लोग उसके प्रति ज्यादा रियलिस्टिक हैं। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस। कार्ला एक ग्रेव के पास खड़ी है जहां उसकी मां का कैस्केट नीचे लाया जा रहा है। उसकी कैंसर से मौत हो चुकी है। वो वापस अकेली अपनी मां के घर आती है। उसका ध्यान घर की एक खुली हुई खिड़की पर जाता है। जब वो घर को सर्च करती है तो उसे बेडरूम में चिगर बैठा हुआ मिलता है। वो कहती है, आई न्यू दिस वॉजंट डन विथ, पर वो उसे बताती है कि ड्रग मनी उसके पास नहीं है और उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार के बिल्स भी चुकाने हैं। पर चिगर कहता है उसे इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्ला बैठ के चिगर को घूरती रहती है और कहती है कि उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई रीजन नहीं है। चिगर भी इस बात पे अग्री करता है, पर जैसा कि हम जानते हैं उसके लिए ये आम बात है। लेकिन असल में उसके पास रीजन है। उसने मॉस से वादा किया था कि वो कार्ला को मार देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मॉस के मरने के बाद भी वो मॉस को दी गई धमकी को पूरा करना चाहता है। वो ऐसा ही है। चिगर कहता है कि मॉस के पास उसे बचाने का एक मौका था, लेकिन बजाय इसके उसने खुद को बचाने की कोशिश की। चिगर उसे एक मौका देने का फैसला लेता है अपना सिक्का उछाल के। वो कार्ला को कॉल करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अगर उसका कॉल गलत हुआ तो वो उसे मार देगा। कार्ला कॉल करने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता है इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये चिगर की चॉइस है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या नहीं। चिगर अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है, मैं यहाँ बिल्कुल उसी तरह आया हूँ जिस तरह ये कॉइन आया है। चिगर कार्ला के घर से निकल जाता है और अपने शूज का सोल चेक करता है। हम नोटिस करते हैं कि उसके पास कोई ऑब्वियस वेपन नहीं है जिस तरह से फिल्म के अदर पार्ट्स में था, और ये साफ नहीं हो पाता कि उसने कार्ला को मारा या नहीं। हालांकि ये हमें मानना ही पड़ेगा कि उसने उसे जरूर मारा होगा। घर से ड्राइव करते वक्त चिगर रियर व्यू मिरर में देखता है कुछ बच्चे गली में साइकिल चला रहे हैं। इस बात से डिस्ट्रैक्ट होके वो दूसरी कार को आते हुए देख नहीं पाता और दोनों गाड़ियां बुरी तरह से टकरा जाती हैं। चिगर कार से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पे बहुत खून लगा हुआ है और उसकी आंख भी टूट गई है। 2 बच्चे उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। एक उसकी आंख से हड्डी निकलते हुए देख लेता है। चिगर एक बच्चे से उसकी शर्ट मांगता है और उसे अपनी आर्म पे एक स्लिंग की तरह बांध लेता है। वो उस बच्चे को कुछ पैसे दे देता है और उनसे कहता है कि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। वो एम्बुलेंस के आने से पहले ही वहां से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ शेरिफ अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ राइडिंग पे चलेगी। वो मना कर देती है क्योंकि वो उसकी तरह रिटायर नहीं हुई है। फिर वो सोचता है कि वो घर में रह के उसकी हेल्प करे,
लेकिन वो कहती है कि ना वो मदद चाहती है और ना उसे मदद की जरूरत है। मिसेस बेल एड टॉम से पूछती है कि उसे कैसी नींद आई और वो जवाब देता है कि उसे 2 सपने आए। दोनों में उसके फादर उसके साथ थे। पहले में कुछ पैसे लेन देन की बात थी जो उसे ठीक से याद नहीं, लेकिन दूसरा सपना काफी विविड यानी क्लियर इमेजेस वाला था, जिसमें बेल और उसका फादर रात को माउंटेन में हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। बेल का फादर उससे आगे निकल जाता है और वो बिना कुछ कहे बस चल रहे हैं। बेल नोटिस करता है कि उसके फादर के पास पुराने हॉर्न में फायर है, जैसे कि लोग पुराने वक्त में इस्तेमाल किया करते थे। सपने में बेल जानता था कि उसका फादर आगे इसलिए चल रहा था ताकि वो उस अंधेरे और ठंड में सही जगह पर आग जला सके, और बेल ये भी जानता था कि वो जब भी वहां पहुंचेगा उसका फादर उसे वहीं मिलेगा। फिर उसकी आंख खुल जाती है और मूवी क्लॉक साउंड के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये फ्रेज आया है W.B. यीट्स की पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम की ओपनिंग लाइन से। इसका ओपनिंग स्टैंजा कुछ इस तरह है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज, दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, द सामन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज, फिश, flesh or fowl, comment all summer long. Whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music all neglect, monuments of unaging intellect. चलिए इसे समझते हैं। बेसिकली ये लाइन हमें बताती है कि एक अननेम्ड कंट्री यंग और खूबसूरत लोगों के लिए ऐसी जगह है जहां वो अभी भी प्यार और नेचर को प्योर पैशन के साथ अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिल्म के बिल्कुल उलट पोयम हमें बताती है कि बाइजेंटियम ओल्ड के लिए सही जगह है, यहाँ वो महज शरीर ना होके वर्क ऑफ आर्ट बनते हैं। तो आप सोचेंगे कि इस सब का फिल्म से क्या मतलब है। दरअसल मुझे नहीं लगता कि इस आर्ट वाले पार्ट का फिल्म से ज्यादा लेना देना है। कॉर्मेक मैकार्थी ने शायद इन 2 लाइंस के बाद इस पोयम को पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये लाइंस फिल्म में बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। हम जल्दी ही समझ जाते हैं कि ये टाइटल ओल्ड मैन यानी शेरिफ एड टॉम बेल को रेफर करता है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि एक लॉमैन होने के नाते जिन हॉरर्स और वायलेंस का सामना उसे करना पड़ता है, अब वो उनसे डील नहीं कर सकता। जैसे कि उसके और भी ज्यादा ओल्ड फ्रेंड एलिस ने कहा था, दिस कंट्री इज हार्ड ऑन पीपल। हमें पता चलता है बेल रिटायर होने के बाद काफी बोर और एमलेस हो गया है, पर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये सब ऐसा ही है। भले ही ये कंट्री ओल्ड लोगों के लिए सही नहीं है, लेकिन उनके पास यही इकलौती कंट्री है। यहाँ कोई बाइजेंटियम नहीं है और यहाँ हम सभी के अंदर बसे वायलेंस में कोई बदलाव नहीं आने वाला। अगर बेल के शब्दों में कहें तो हम सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, ओके, आई विल बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। चलिए अब थोड़ा जानते हैं इस फिल्म के सबसे फेमस कैरेक्टर यानी एंटोन चिगर के बारे में। ये एक सीरियल किलर है जो बेहद पत्थर दिल है। वो इतना ज्यादा इविल है कि कभी कभी उसे इंसान कह पाना भी मुश्किल लगता है। हमें उसमें कोई ह्यूमन इमोशंस या मोटिवेशंस नजर नहीं आती, यहां तक कि गुस्सा और नफरत भी नहीं। ना ही वो कोई पर्वर्ट है। क्या वो एक इंसान है, मिथ है या कोई सिंबल है? कुछ केसेस में चिगर वायलेंस की रैंडमनेस को सिंबलाइज करता है, जैसे कि कॉइन उछालकर किसी की जिंदगी और मौत का फैसला लेना। और अगर विक्टिम का गैस गलत होता है तो वो उन्हें किसी जानवर से ज्यादा ट्रीट नहीं करता। लेकिन ये कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा कि चिगर रैंडमनेस को अपने अंदर उतारना चाहता है। पर जैसा कि कार्ला ने कहा था, द कॉइन डोंट हैव नो से, इट्स जस्ट यू, और वो बिल्कुल सही थी। चिगर ने फैसला लिया था कि कॉइन टॉस आउटकम तय करेगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आखिर इस कॉइन टॉस का मतलब है क्या। उसका कॉइन टॉस कॉल ना करना साफ तौर पे चिगर को इरिटेट कर देता है, पर एंड में वो कहता है, आई गॉट हियर द सेम वे द कॉइन डिड। दूसरे शब्दों में कहें तो चिगर ये मानता है कि उसकी अपनी कोई फ्री विल नहीं है। वो केओस के एजेंट की तरह है। वो एक ऐसा आदमी है जो कॉज और इफेक्ट के ह्यूमन सिस्टम से बाहर है, या यूं कहें कि वो ऐसा बनना चाहता है। अगर आप मुझसे पूछें तो इस एजेंट ऑफ केओस के बारे में कुछ तो अजीब है। वो एक स्ट्रिक्ट मॉरल कोड के तहत जीता है। भले ही उसके मॉरल कोड में कार्ला की मौत भी शामिल है,
क्योंकि उसने एक मरे हुए आदमी को इसकी जबान दी थी। उसके पास इस जबान के अलावा कार्ला को मारने का कोई ठोस रीजन नहीं था। वो यहाँ कार्सन वेल्स के शुरुआती क्लेम को सही साबित करता है। यू माइट इवन से ही हैज प्रिंसिपल्स दैट ट्रांसेंड मनी और ड्रग्स। एंड में एंटोन चिगर को वो टाइट रस्सी इविल के एक स्टीरियोटिपिकल सिंबल से कुछ ज्यादा बनाती है, जिससे वो टोटल ऑर्डर और टोटल कियोस के बीच चलता है। इसका एग्जाम्पल है कॉइन टॉस की सही कॉल के बाद गैस स्टेशन क्लर्क की जान बख्श देना। ऑर्डर और कियोस के बीच की ये लगातार टेंशन एंटोन चिगर को एक ऐसी सेहरन पैदा करने वाली डार्कनेस देती है जो उसे किसी हॉरर मूवी स्लैशर से भी ज्यादा डरावना बना देती है। पर अल्टीमेटली खुद चिगर पूरे रैंडमनेस का शिकार बन जाता है जब कार्ला को मारने के बाद उसका खतरनाक कार एक्सीडेंट होता है। तो एंड में वो कोई सिंबल नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक इंसान है। और यहां तक कि चिगर जैसा डेंजरस और कंट्रोलिंग आदमी भी आखिरकार किसी आम आदमी की ही तरह एक मॉर्टल ही है। जैसा कि कार्सन वेल्स ने बहुत ही सटीक ढंग से समझाया है कि हाँ, वो एक साइकोपैथिक किलर है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कई लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। लास्ट सीन में हमें शेरिफ बेल के घर पे ले जाया जाता है। वो ऑफिशियली रिटायर हो चुका है और नाश्ते के वक्त ये सोच रहा है कि अपनी वाइफ के साथ दिन कैसे बिताए। वो अपनी वाइफ को अपने दो सपने बताता है। पहले वाले में वो कुछ पैसे खो देता है जो उसे उसके पिता ने दिए थे, और दूसरे में वो और उसके पिता रात में माउंटेन पास में राइड कर रहे हैं। उसके पिता अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं, पर बेल ऐसा मानता है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस एम्बिगियस एंडिंग का आखिर मतलब क्या हो सकता है? ज्यादातर मूवी इस चीज पर फोकस करती है कि मॉस चिगर से भाग रहा है। तो क्या इस कहानी के एंड में ऑडियंस को किसी तीसरे कैरेक्टर की नाश्ते पर हो रही मिजरेबल बातचीत पर छोड़ने का कुछ सेंस बनता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो आखिरी सीन हमें थोड़ी क्लैरिटी देता है मूवी के गहरे मतलब, कोएन ब्रदर्स के निराशावादी वर्ल्ड व्यू के बारे में। बेल भी उन ओल्ड मैन में से एक है जिसका जिक्र टाइटल में है, और बेशक हमने इस चीज की झलक देख ली है कि क्यों अब उनके लिए कोई कंट्री सही नहीं है। बेल बिल्कुल खोया हुआ है, क्योंकि वो असली दुनिया जिसमें केओस और रैंडमनेस है उसका सामना करने का स्ट्रगल कर रहा है। कोएन्स ने चालाकी से उन सपनों का इस्तेमाल किया है बेल के वंश का शोक दिखाने के लिए, और वो लॉफुल दुनिया जिस पे उसे विश्वास है वो शायद कभी थी ही नहीं। ये सिर्फ उसका भ्रम था। तो कुल मिलाकर ये सब एक सपने जैसा ही था। पर यह मानना पड़ेगा कि एंडिंग काफी धुंधली और निराशावादी है। एक तरफ मॉस का एंड हमें बताता है कि हमारे पहले किए हुए पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तो दूसरी तरफ कहानी में कोई न्याय नहीं है। चिगर ऐसे बच निकलता है जैसे उसके सिक्के ने उसके लिए सब कुछ पहले से ही डिटरमिन्ड किया हो। हमें डरावने और मनमाने आपसी खेल पर छोड़ दिया जाता है, जिसमें हमें मॉरल पनिशमेंट और मोरालिटी की पूरी तरह इंसल्ट, दोनों चीजों से डरना चाहिए। अगर बेल के सपनों की बात करें तो वो काफी रिलेक्टेंट है इन्हें अपनी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि शायद उसे ये बोरिंग लगे। कुछ विविड सपनों के साथ एंड करने की ये चॉइस शायद ही ड्रामेटिक है, और शायद देखने वालों को ये काफी बोरिंग लग सकती है, पर कोएन्स ने इसे ऐसे ही खत्म करने का फैसला लिया। बेल एक बात कहता है कि अब वो उसके दूसरे सपने के मुकाबले अपने फादर से 20 साल बड़ा है। कुछ तो अलग है, और वो टाइम पलट गया है, क्योंकि बेल अब अपने फादर से बड़ा है। तो अब उसके फादर नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन है। इसका मतलब है बेल वेस्टर्न एरा के ऐसे कैरेक्टर डिस्प्लेस्ड को रिप्रेजेंट करता है जहां लॉ एनफोर्समेंट जैसे पुराने आइडियाज अब अप्लाई ही नहीं होते। ये दुनिया बेल के लिए काफी खतरनाक हो चुकी है, और वो रिटायर हो जाता है क्योंकि वो इस नई दुनिया से हारा हुआ महसूस करता है। और अगर पहले सपने की बात करें तो वो ये बताता है कि उसके पिता ने उसे कुछ पैसे दिए जो फिल्म में होने वाले ज्यादातर इंसिडेंट्स को सिंबलाइज करता है। मॉस और चिगर के बीच $2 मिलियन वाला ब्रीफकेस पाने का स्ट्रगल। वो सभी कैरेक्टर्स जो पैसों के पीछे थे या तो मर चुके हैं या घायल हैं या मॉरली खोखले हो गए हैं। तो पहले सपने से हमें पता चलता है लालच इवेंचुअली लोगों के गिरने का रीजन बनता है, और जो ज्यादा लालची नहीं होते वो जिंदा बचते हैं बेल की तरह। पर सपने में जो पैसा है
वो सक्सेस और अच्छी किस्मत का भी सिंबल लगता है। बेल का पैसा खोना उसका इस दुनिया को खो देने के एग्जाम्पल की तरह है, जिसने उसे फेल किया है और अब उसके लिए इसका कोई यूज नहीं है। उसके पास एक और मौका है हाल ही में हुई घटनाओं को समझने का, और उसका पैसा खोना इस दुनिया को ठीक से ना देख पाने का भी सिंबल है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये कभी वैसी थी ही नहीं जैसा उसने सोचा था। फिल्म के शुरुआत में शेरिफ बेल का मोनोलॉग उस समय के बारे में बताता है जब शेरिफ को गन रखने की भी जरूरत नहीं होती थी। इसका मतलब है कि बेल उन पुरानी यादों से भरा हुआ है जहां चीजें ज्यादा सुरक्षित थी, जहां हर जुर्म का सेंस था और हर मुजरिम को जेल में डाला जाता था। इस मूवी को नियो वेस्टर्न भी कहा जा सकता है, जो बहुत ही अलग नतीजे और वर्ल्ड व्यू पर पहुंचती है। हाँ, ये इंटरनल टेरिटरीज में हीरोज, विलेंस, गन्स, ड्रग्स, पैसों के पीछे भागना और काउबॉय हैट्स, इन सब चीजों से भरी है जो इसे क्लासिक वेस्टर्न मूवी बनाते हैं। और ये कुछ अलग तरह की वेस्टर्न है जिसमें हीरो ना तो जीत पाता है ना बच पाता है, विलन भाग जाता है और एंडिंग भी काफी स्लो है। एक शांत सी बातचीत, वो भी उस कैरेक्टर के द्वारा जिसके फिल्म में 3 मेन कैरेक्टर्स के मुकाबले सबसे कम सीन्स थे। मॉस को अच्छा इंसान या हीरो मान लेता है क्योंकि वो साइकोपैथ ट्रिगर के खिलाफ खड़ा था। पर क्या इस मूवी में मॉस असल में एक हीरो था? हाँ, देखने वाले उसकी ट्रिगर के साथ लड़ाई में उसके सपोर्ट में थे, पर वो एक हीरो बनने से बहुत दूर है। वो एक चोर है। उसने वो पैसा चुराया जो कभी उसका था ही नहीं, और उसकी वजह से उसकी बीवी और उसकी सास दोनों को जान गंवानी पड़ी। विलेन जिसमें पछतावा नाम की चीज थी ही नहीं। एंटोन ट्रिगर जो पुराने समय के बुरे आदमियों की तरह बिल्कुल सरल नहीं था। अपने मौत के सिक्के उछालने वाले खेल से उसने खुद को एक अनकंट्रोल तबाही करने वाली ताकत के रूप में डेवलप किया था। सिक्का रखने की वजह से वो लोगों को ये याद दिलाता रहता है कि उनकी जिंदगियां ऐसी शक्तियों के हाथ में हैं जिन्हें वो काबू भी नहीं कर सकते। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, इस फिल्म का बुनियादी मैसेज ये है कि जिंदगी में कोई बैलेंस नाम की चीज नहीं होती। जो जाता है जरूरी नहीं है कि वो वापस आए। आदमियों की किस्मत में कुछ सही या गलत नहीं होता, कोई न्याय नहीं होता। मौके का फायदा उठाना अच्छी किस्मत तो दे सकता है, पर वो मिजरेबल डेथ की तरफ भी ले जा सकता है। सिर्फ बच्चे ये उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें जायज होती हैं। एंड में शेरिफ बेल का सपना हमें बताता है हमारी सारी परेशानी हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि हमें असल में क्या चाहिए, और वो ऐसा डिजायर होता है जिससे पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, ये था नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।